हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का सीडीपी का एक टेस्ट है जो 25 इस सेट में 25 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इनको स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है, आपको ये अपना काउंट करना है कि आपका कितना 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहवादी चिंतन। तो कौन सा है जो सृजनात्मकता से संबंधित है? वो है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में बच्चा जो होता है अपना कल्पनाशीलता सोच के और आंसर देता है। इसमें एक से अधिक समान निकलता है। समाधान जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अगर आप बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो उसका अलग अलग तरीके का आंसर होता है। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, उसका एक ही आंसर होता है। अभिसारी चिंतन में समस्या जो होती है एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य और उन्हें दंड न देना चाहिए। और बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे, उन पर ध्यान न दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, ये निगेटिव वर्ड्स है। और ये बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का प्रक्रिया का अंग है, सीखने की। तो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो सीखने का प्रतीक है कि बच्चा सीख रहा है। और ये सब निगेटिव आंसर हो जाएगा। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। और दंड, ये भी निगेटिव आंसर। सही हो जाएगा बी। ये सीखने का थांडाइक का जो नियम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो उसमें बार बार बच्चा त्रुटि करता है फिर प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तालमेल बैठाने वालों की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की और निर्देशक की। तो ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता में शिक्षक की जो भूमिका होती है सुगमकर्ता की होती है। एनसीएफ में भी बताया गया है कि जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है। इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हो, यह दर्शाता है अध्यापक कैसा है? नीतिपरक, जेंडर पक्षपात, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। तो ये है लिंग पक्षपाती, जेंडर पक्षपात है ये। ऐसा नहीं है कि बस लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। बहुत सारे लड़कों का मैथ वीक होता है, लड़कियों का अच्छा होता है। तो ये जेंडर पक्षपात का सही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष के बीच पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चा जो बीच में है उसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष होता है। और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होता है। और 11 के बाद 11 से 14 तक औपचारिक संक्रियात्मक होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो इसे खिलौने की आयु करते हैं। इसमें शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। भाषा विकास भी उसका प्रारंभ हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक होती है। पियाजे ने 4 अवस्था बताई हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसका ए सही हो जाएगा। छठवां है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में
अधिगम वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो। तो बच्चों को हस्तपरक गतिविधियां कराना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। एक कोने में बैठाना, ये निगेटिव आंसर है। उसको जो परिवेश है वो खुला परिवेश मिलना चाहिए, ये निगेटिव है। और चौथा, उसमें खेल, बच्चों में बाल केंद्रित शिक्षा में खेल शामिल होना चाहिए, बच्चों को खेल के माध्यम से ही सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, डॉट के विचार से बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसका कथन है आपको बताना है? स्किनर का, युंग का, पावलोव का, पियाजे का। पियाजे, ये कथन पियाजे का है। इनके अनुसार बच्चे जो होते हैं ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये पियाजे के अनुसार है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, आगे हम लोग भी देखे हैं। 4 अवस्थाएं हैं इनकी पियाजे पे। नेक्स्ट है, एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस पे है? जाति भेदभाव का परिचायक, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार के एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो ये जो शिक्षक है उसका भेदभाव एवं रूढ़िबद्ध धारणा, ये रूढ़िबद्ध, ये एक तरीके से ये रूढ़िबद्ध धारणा उसका है कि लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के बनो। ये आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किया है वो नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। इसमें उसके और भी भाग हैं। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण है। संज्ञानात्मक विकास किसका सिद्धांत है? पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसके शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? आपको यहाँ फिल करना है। परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, समाधान के रूप में, बाधा के रूप में। तो भारत में जो अधिकांश कक्षाएं हैं शिक्षक द्वारा उन्हें संसाधन के रूप में लेना चाहिए। एक कक्षा में अलग अलग भाषा का बच्चे प्रयोग करते हैं, उन्हें संसाधन के रूप में शिक्षक को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है 11th ग्रामर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चुनने के लिए अवसर है, ये निगेटिव आंसर है। दूसरा पढ़ते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं, ये भी निगेटिव है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। त्रुटियां और गलतियां जो होती हैं ये सही हो जाएगा, सी। उनके अवसर के रूप में इसको देखना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी, ये निगेटिव आंसर है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था में, विद्यालय व्यवस्था में सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो सबको एक नियमित स्कूल में, सभी बच्चों को, वो चाहे दिव्यांग बालक हों वो सामान्य बालक हों, उनको एक स्कूल में, एक विद्यालय में एक साथ बैठा के शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा में की पहल है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रात वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे आपस में बात करते, मतलब खुद से बात करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगर कोई काम करने कोई बच्चा जा रहा है तो वो खुद से बात करेगा, ये करना है, ऐसे करना है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसका क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, ये निगेटिव आंसर है। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नहीं होगा। उन्हें शामिल कर संचय कर लेना चाहिए। तो इसमें जो बच्ची अपना अनुभव लाती है प्रारंभिक, अपने घर से, अपने परिवार से जो भी अनुभव लाती है उसको शिक्षक को संचय कर लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो अपने अनुभव लेते आते हैं, मातृभाषा घर से सीख के आते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा, सी। 9वां है, एक प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे जो होते हैं वो प्रभावी रूप से कब सीखते हैं?
वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करके, ये निगेटिव है, याद नहीं करना है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करके, ये निगेटिव आंसर है। सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चौथा ऑप्शन है डी, कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके। तो जो बच्चा होता है वो गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से, सक्रिय पॉजिटिव टैग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फ्रॉबेल भी यही कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो उनको क्रिया के द्वारा कार्य सीखता है और उन्हें करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर दिया जाना चाहिए, करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, वह बच्चा जो अपनी कक्षा का कार्य जो कि उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, वो किस प्रकार का बच्चा है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक बच्चा है जो जिस कक्षा में उसके अनुसार एक कार्य दिया गया है वो भी करने में असमर्थ है, वो कौन से प्रकार का बच्चा है। पिछड़ा बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, सृजनात्मक बच्चा, सामान्य बच्चा। तो जो अपने एज के अनुसार भी कार्य नहीं कर पाता है, असमर्थ है, उसे पिछड़ा बच्चा कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, पिछड़ा बच्चा। आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो जो पुरस्कार देना होता है और पुरस्कार देना क्या होता है, वो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है बच्चे की वो क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पुरस्कार देने से, और बच्चों को हर टाइम पुरस्कार नहीं देना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। तो NCF 2020, NEP 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वैचारिक समझ पर बल देती है। ये स्मरण आधारित, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। अभ्यास, ये निगेटिव, और जो NEP 2020 है वो वैचारिक समझ कर पढ़ना, इस पर बल देती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन का, ये निगेटिव है। मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने पर, तो जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के अवसर देने चाहिए। इसका आंसर भी हो जाएगा 20। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, ऐसी धारणा है, और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन किसका है। ऐसी धारणा है कि महिलाएं जो होती हैं वो हृदय से सोचती हैं और पुरुष जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं। किस चीज़ का धारणा है। लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ये रूढ़िवादिता है, एक सोच है, एक धारणा बन गई है कि पुरुष जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती हैं। तो ये एक धारणा है ये, तो रूढ़िवाद, 20 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 21 क्वेश्चन। यहाँ फील करना है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक क्या है। पढ़ते हैं, परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया पास पड़ोस। तो समाजीकरण का प्राथमिक जो कारक है वो विद्यालय है, और प्राथमिक जो है परिवार है और द्वितीय विद्यालय। यहाँ परिवार, यहाँ विद्यालय। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद हैं। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुख उत्पादन की योग्यता। तो सृजनात्मक बालक जो होता है वो खोज के प्रति उत्सुक होता है, वो नई नई चीज़ों के जानने के प्रति उत्सुक होता है। अपसारी चिंतन, ये सही हो जाएगा। हम लोग पहले ही क्वेश्चन में शायद पढ़े थे। तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुख उत्पादन की योग्यता, ये सही हो जाएगा। 1, 3 और 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन होता है जो समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, और अपसारी चिंतन अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार बच्चा अलग अलग प्रकार के आंसर देता है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन है, अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है।
अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित, सहपाठी द्वारा निर्देशित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, स्वनिर्देशित। अधिगम जो होता है अधिक प्रभावशाली होता है जब बच्चा स्वनिर्देशित होता है। तो शिक्षक और प्रभावशाली अधिगम हो जाता है, शिक्षा और प्रभावशाली हो जाती है। 24वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। तो ये फर्स्ट, ये निगेटिव आंसर है। निष्क्रिय, ये निगेटिव आंसर है। रटकर याद करना, ये कभी होगा नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। करके सीखना, बच्चा करके ही सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग का मेथड होता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 4 साल का राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? एक धारणा बन गई है कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। ये किस चीज़ का उदाहरण है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, इनमें से सभी। तो एक धारणा बन गई है कि लड़के जो होते हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, लड़कियां अक्सर गुड़ियों से खेलती हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का है। जेंडर रूढ़िवादिता से 1-2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में, हर एक ईयर में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर आज के लिए 25 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से कितना सही 25 में से कितना सही हुआ है। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।